गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका दिलीप सर करियर एंड कंपटीशन पर कंटिन्यू क्लासेस दे रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। आइए बात करते हैं उसी श्रृंखला में। नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। करें शुरू? चलो, तो अगर हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कोई आज पहली बार आया हो, तो उसे सिर्फ उतना ही समझना है जितना आज समझाऊंगा। पिछला समझना हो तो वीडियो अवेलेबल है, इसकी कंटिन्यूटी पूरी अटेंड करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो आज मैं एलसीएम एंड एचसीएफ के अंदर कुछ ऐसे सवालों की बात करूंगा जिन्हें भाषाओं में आपने ये समझना है कि वो सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है। मतलब कुछ अलग अलग तरह की भाषाओं के सवाल बनेंगे, राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषाओं पे बनने वाले सवालों में लघुत्तम महत्तम में क्या और पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम एलसीएम के अंदर कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है बेल्स की, जिसे हम बोलते हैं समस्याएं किससे संबंधित, घंटियों से संबंधित समस्या। यस और नो। अब आप समझिए कि घंटियों के सवाल जब मैथमेटिक्स में अचानक एग्जाम में आपको दिखें तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, ये सवाल एलसीएम और एचसीएफ में से एलसीएम का सवाल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एलसीएम का सवाल क्यों है। तो हम एक जनरल सी बात करते हैं, पहले बेस पकड़ते हैं और फिर समझते हैं कि घंटियों में कितने तरह के सवाल बनेंगे। यहाँ पर बनने वाले सवालों में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम बेसिकली कह सकते हैं 3 टाइप्स, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और वो 3 टाइप्स में क्या क्या होगा, एक सवाल में हमें मात्र एलसीएम निकालने से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। दूसरे सवाल के अंदर हमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, जिसको अगर हम एलसीएम से भाग कर देते हैं तो आंसर निकल जाता है। और तीसरी स्थिति यह होती है कि टाइम ड्यूरेशन में एलसीएम से भाग देने के बाद भी जब तक 1 प्लस नहीं करोगे तब तक वो आंसर सही नहीं होता है। ये 3 तो हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्यूशन करना है, लेकिन तीनों को समझने के लिए ये समझना है कि ये सवाल एलसीएम का क्यों है। द फर्स्ट पॉइंट, फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर एक बंदा मंदिर में खड़ा हुआ है और ये भगवान के सामने मंदिर को घंटी को बजा बजा के कह रहा है कि मैं आ गया हूं। दूसरा बंदा खुंदक में है, वो बहुत जल्दी जल्दी घंटी बजाने में लगा हुआ है, उसका अपना एक टाइम है, खट खट खट, दूसरा आराम से जय श्री राम। यानी कि ये अब प्रैक्टिकल फील करके देखो कि आप मंदिर में हो और आपका एलसीएम का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। जैसे आपने बुरखे में देखा था किसी को, कल रास्ते में आपको क्वेश्चन दिखाई भी दिए होंगे, किसी ने सॉल्व तो नहीं किया। बाहरी ठूट फूट की जिम्मेदारी मेरी नहीं, यस और नो। तो अगर हम कहें कि ये व्यक्ति, सिर्फ 2 पे समझते हैं, 100 पे अपने आप समझ आ जाएगा। ये व्यक्ति हर 20 सेकंड के बाद भगवान को बताता है घंटी बजा के, हेलो मैं अभी यहीं हूं। ये आखिर कर रखी है इसने, ये हर 10 सेकंड में आवाज निकाल रहा है घंटी की और हर 10 सेकंड में भगवान को डिस्टर्ब करके बता रहा है कि मैं अवेलेबल हूं। अब मुझे ये बताओ, क्या 10 सेकंड में दोनों की आवाज आ सकती है? फर्स्ट 10 सेकंड में दोनों की आवाज एक साथ आ सकती है? कि आप अगर ऑब्जर्व करना शुरू करो, ये काम पहले से चल रहा हो, आप पहुंच गए, आपने देखा यार 2 बंदे घंटी बजा रहे हैं, तो क्या 10 सेकंड में दोनों की आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी। तो 10 सेकंड में क्या होगा, इसकी आवाज आएगी, यस और नो। लेकिन जैसे ही अगले 10 सेकंड और होंगे तब तक टोटल टाइम 20 सेकंड हो चुका होगा। उस 20 सेकंड पे जब हम इसकी बात करेंगे तो 10 सेकंड वाला दोबारा आवाज कर रहा होगा और 20 सेकंड वाले की पहली आवाज आएगी। यानी कि 20 सेकंड वो एक कॉमन टाइम होगा जब दोनों घंटियों में से एक साथ आवाज आएगी, यस और नो। अब अगर मैं कहूं कि ये एक और व्यक्ति वहां पर है जो 40 सेकंड के अंतराल पर घंटी को बजाने की बात करता है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो पहले 10 में यहां से आवाज नहीं आई, फिर यहां आवाज नहीं, जब 30 सेकंड होंगे तो यहां से फिर आवाज आएगी और यहां से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 20-20 के इंटरवल पे आवाज रिप्रोड्यूस करेगा। और ये वाला कहेगा भाई जब तक मेरे 40 सेकंड नहीं होंगे मैं कैसे आवाज कर दूंगा। तो ये 10, 20, 30 सेकंड पे ये कंटिन्यू हर 10 सेकंड पे अपनी आवाज दे ही रहा है। जब 40 सेकंड होंगे तो आवाज यहां भी आएगी, यहां भी आएगी और
यहाँ भी आएगी, यानी कि फिर एक साथ होगा। अब 3 हो गए तो 3 भी एक साथ बज रहे हैं। तो घंटियों के सवालों में जब 2 या 2 से अधिक घंटियों को एक साथ बजने के समय की बात होती है, तो उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आंसर आप देख रहे हो, या जब तक ये नहीं था ये जो आंसर आप देख रहे थे, तो ये तब संभव हो रहा था जब हम 20 की बात कर रहे थे, यस और नो। और ये तब संभव हो पाया जब हम 40 की बात कर रहे हैं। यानी कि 10 की बात तो हो नहीं रही, छोटे नंबर की बात नहीं हो रही, या तो बड़े वाले नंबर की बात हो रही है या उससे आगे वाले नंबर की बात हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड 40 इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 10, यस और नो। 20 इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल जहां लगा होता है वो एक्ससीएफ में नहीं लगा होता, वो एलसीएम में लगा होता है। इसलिए इस मल्टीपल की वजह से हमें समझ आता है कि एम में होता है मल्टीपल। इसीलिए घंटियों के सवालों को हम मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लघुत्तम से ही हल करते हैं। दिस इज पॉइंट क्लियर। अब सवाल पैदा होता है कि सवाल होंगे क्या। जिस सवाल में सीधा एलसीएम निकल जाएगा उसका खत्म होना एलसीएम पे कब संभव होगा, और दूसरा सवाल कैसे पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर यह कहा जाए कि इस व्यक्ति के मुंह पर हर 3 मिनट में आपने थप्पड़ मारना है, तो मेरे अंदर से बाय डिफॉल्ट स्माइल आ गई, यस और नो, क्योंकि मुझे मारना है। अब ये सोच रहा है, ये साइन भी तो किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो जोड़ूंगा कुछ ना कुछ। तो ये कह रहा भाई मुझे लगने हैं। अब मुझे इसने ये आदेश दिया, सर 30 मिनट तक हर 3 मिनट पे बजाओ इसे। अब आप बताओ, लौंडे के हर 3 मिनट पे चांटे लगेंगे तो 30 मिनट में कितने चांटे हो गए? 10 हो गए। तुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूं। समझ आ रहा नहीं यार? आ रहा, हाँ तो ठीक है, बता देना कोई दिक्कत है किसी को भी ना समझ आ रहा हो तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकता हूँ यहाँ पर। आ रहा समझ में? हाँ, चांटे की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 30 मिनट में अगर किसी को चांटे मारने हैं और हर 3 मिनट में मुझे मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, एल से मेरा एक पॉइंट हो सकता है, यस और नो। और यहां पता लग जाए कितने चांटे लगेंगे, 10 बार, यस और नो। तो क्योंकि फिर ये कौन सी कहानी है यार, ये +1 कब करना पड़ेगा? पहले आधार क्लियर कर दूं, जब सवाल में घुसूंगा तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ आ चुके होंगे, फिर तो भाषा पकड़नी और आंसर निकालना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे यहां पर ये समझ आ गया, ये और मैं बात कर रहे थे, बातें करते करते, सपोज मान लो मैं टीचर हूं ना, ये स्टूडेंट है, हम 2 लोग हैं, बात करते करते अचानक पता भैड़ से मारा, इसके मुंह पर थप्पड़ खींच के ऐसी। लड़ाई जब शुरू हुई तो थप्पड़ से शुरू हुई, तो बताओ पहले थप्पड़ में कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ? कुछ भी नहीं, यस और नो। अब उसके बाद हर 3 मिनट में दे फटाफट दे फटाफट। अब बताओ 30 मिनट में लौंडे के कितने थप्पड़ लगे? 11। यानी कि इसे कहते हैं जो फंक्शन बिगिनिंग में हो गया, जो फंक्शन बिगिनिंग में हो गया उसमें टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, लेकिन फंक्शन तो हो गया। समझ आया नहीं आया? तेरे नहीं आया? ये तो समझना पड़ेगा, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा हाँ आ गया, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल खतरनाक है भाई, वायरल हो जाएगा, लौंडा पीट दिया क्लास में सवाल समझाने के चक्कर में। ये सुनो, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन यू विल थिंक अबाउट द 3 क्वेश्चंस देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये वाले भाषा का एलसीएम का क्वेश्चन आज क्लियर। ओके, तो तेरे को कैसा लग रहा है मुझसे सिर्फ सुन के? ऐसा लग रहा है ना कोई स्टार आया हुआ है, ये फील तो करना है। अरे कमाल कर दिया। देखो, इबादत में खुदा को चाहने के लिए उसकी शक्ल तो दिखती नहीं है, लेकिन चाहने वाले को देखते हैं तो पता लगता है बहुत खूबसूरत होगा, यस और नो। बात बड़ी थी काम की करते हैं। पता लगेगा आदमी मैथ्स का कम यार, शायरी का ज़्यादा टीचर है, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़के क्या करते हैं क्लास में, मेरी लाइनें चुरा लेते हैं और फिर अपनी बना के पंच मारते कहीं और, वो इम्प्रेस, फिर अगला शेर आता नहीं बेचारे के पास, कहते कहीं से लाया था। फिर वो क्लास ज्वाइन करते हैं मैथ इस चक्कर में कि यहाँ से लाइनें ले जानी है और किसी को इम्प्रेस करना है। तो आइए बात करते हैं, किसी मंदिर की 5 घंटियां किसी मंदिर की 5 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15, 18 तथा 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 5 bells of a temple
रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ, बात कर क्या काम है बेटे का है, रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 10, 12, 15, 18 and 20 seconds respectively. Rings at the interval of 10, 12, 15, 18 and 20 seconds respectively. कितने समय के बाद सभी एक साथ बजेंगी? After how much time all will ring together? Right or wrong? After how much time all will ring together? इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद आपको याद आएगा, सर घंटियों की बात की थी आपने। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इसमें एक ही बात समझेंगे कि यहां पर एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए जब इस सॉल्यूशन में आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपको निकालना होगा उसी समय का जो दिया हुआ है, 10, 12, 15, 18 और 20। मतलब इस सवाल के अंदर अगर कहूं मैं तो कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एलसीएम ही तो है। अब अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका। तो यहां सवाल पैदा होता है, एलसीएम निकालना आता है क्या? आप लोग कहते हैं हाँ बड़े कॉन्फिडेंस से, बचपन वाला जिसमें 2 लाइन खींचकर आप एलसीएम निकालते थे, वो नहीं। अब तो मैं कई बार बता चुका हूं, नया वाला। देखो गुड़िया, आप नहीं हो बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम का सही और आसान तरीका क्या है। राइट और रॉन्ग? आप भी देखना बेटा, आप भी देखना। आपने जो एलसीएम बचपन में सीखा वो 10, 12, 15, 18 और 20 अगर होता तो आप शायद ये करने में लगे रहते, एंड यू विल डेफिनेटली वेस्ट योर टाइम इन दिस। ये पॉसिबल है जब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए तो चीज़ बड़ी होनी चाहिए। कैसे निकालें आप एलसीएम? सीधे सीधे पहली संख्या उठा लीजिए और इसके फैक्टर लिख दीजिए जो कि प्राइम फैक्टर हो, अभाज्य गुणनखंड, अर्थात 2 पंजे 10। यस और नो? क्योंकि 2 और 5 दोनों के दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमें बाकी संख्याओं को भी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर ही सिलेक्ट करना है। बट हमारी मजबूरी है कि हमें अगला नंबर बनाना है 12, और 12 5 के पहाड़े में जिंदगी में कभी नहीं आया। यस और नो? तो किसके पहाड़े में आया होगा? 2 के। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से। यदि आप यहां 6 लिखते हैं तो आप फिर गलती करते हैं, वो आप कंपोजिट नंबर लिख देते हैं। तो 6 ना लिखें क्या? 12 तो बनेगा नहीं, तो 6 लिखो ना, तोड़ के लिखो, यानी कि 6 ही लिखो। 2 गुणा 3 मीन्स अब तक आपने 10 और 12 पे काम कर लिया और अगला नंबर बचा 15। यस और नो? और 15 का मतलब हुआ 5 तिया 15। यस और नो? अगला नंबर है 18। 18 के लिए 2 तिया 6 तो ठीक है, लेकिन 6 को 18 बनाने के लिए जरूरत है 3 की, तो वो 3 आपको यहां डालना पड़ेगा। अगला नंबर है 20। अब 20 अगर आप ध्यान से देखें तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 ऑलरेडी बना हुआ है। जो ऑलरेडी है उस पर काम नहीं करना भाई। यस और नो? समझ आई मेरी बात? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 2 पंजे 10 है, 2 तिया 6 तिया 18 है। 18 और 10 का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 180 है, और इस 180 को क्योंकि ये समय सेकंड में है तो मैं इसे सेकंड ही लिखूंगा। यस और नो? और ये सेकंड्स अगर मैं कहूं आपसे कि इक्वल टू 3 मिनट्स है तो है ना? तो आपके प्रश्न का जवाब क्या हुआ? 3 मिनट में। यस और नो? 3 मिनट में ऐसा महसूस होगा कि 5 घंटियों ने एक साथ साउंड निकाला, टन करके आवाज आई। अंडरस्टूड? अब इस सवाल को बड़ा करना हो तो टाइप 2 कैसे बनेगी? जो हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन दिया होगा और एलसीएम से भाग करेंगे, एलसीएम तो हमने निकाल लिया। तो दूसरे सवाल के अंदर हमें ये समझना है कि घंटियां जहां 3 मिनट में एक बार बजेगी, तो इस सवाल के अंदर ये पूछा ही नहीं है कितनी बार बजेगी। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं कर रखी। तो ये टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 पे आएंगे तो क्या होगा, आइए समझते हैं टाइप 2 पे क्वेश्चन क्या होगा। अब मैं कंबाइन करके बनाऊंगा। आ रहा है बेटा समझ में? राइट? सूर्य साहब टाइम से आना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया था, स्पष्ट समझ आ रहा है? दूसरी बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में बचा क्या। 2 बातें एक साथ नहीं सिखा रहा, अलग अलग सवाल में सिखा रहा हूं। किसी मंदिर की
4 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20 तथा 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। Four bells of a temple ring at the interval of 4 bells of a temple ring at the interval of 10, 15, 20 and 30 seconds respectively. Right? तीन घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी? हाउ मेनी टाइम्स ऑल विल रिंग टुगेदर इन 3 hours? 3 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि यार पहली बार जब बजेगी उसमें कितना टाइम लगेगा, और उसका संबंध किससे है? एलसीएम से, लघुत्तम से। राइट और? तो मुझे सबसे पहले इस सवाल का जब सॉल्यूशन निकालना चाहिए डियर, तो मुझे समझ आता है कि मुझे सबसे पहले प्रयोग करना है किसका? एलसीएम का। किसका? 10 का, 15 का, 20 का और 30 का। इस एलसीएम को निकालते समय मैं बोलूंगा 2 पंजे 10, ठीक है गुड़िया। द नेक्स्ट नंबर इज 15, यानी कि 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15। नेक्स्ट नंबर 20, मतलब 2 पंजे 10, 10 में 2 गुणा करूंगा तब बनेगा 20। और अगला नंबर है 30, जो कि 5 3 15 दूनी 30 दिख रहा है। तो मेरे एलसीएम का मतलब हुआ 2 पंजे 10 और 2 3 6, 10 को 6 से गुणा करके कितना आ गया? 60, यानी कि 60 क्या? सेकंड, जिसका मतलब है 1 मिनट। यस और नो? हर 1 मिनट में ये आवाज आएगी। आपके प्रश्न का उत्तर ये नहीं हो सकता। किसी ने नहीं पूछा कितने मिनट में आवाज आएगी, उसने तो पूछा कितनी बार आवाज आएगी। और कितनी बार आवाज निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है माय डियर। कितना समय है आपके पास? 3 घंटे, यानी कि 3 घंटों का संबंध मिनट में अगर आप देखोगे तो 3 गुणा 60 अर्थात 180 मिनट। इसको मिनट देखोगे तो भाग करने में मिनट से मिनट कटेगा, तभी तो फंक्शन निकलेंगे। तो आपने जब 180 को 1 से भाग किया, राइट और रॉन्ग, तो आंसर आया 180 बार। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत साल पहले की बात है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते थे, और मैं मतलब कई साल हो गए मुझको, मतलब मैं यही देख रहा हूं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180। अब आया समझ 60 कहां से आया? तो यही सोचा 60 कहां से आया। हाँ देखिए, स्मार्ट वॉच में नहीं दिखाई देता, डायल वाली घड़ी में देख उसमें 60 दिखाई देता है। आगे चले, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? तीसरा सवाल क्या बनेगा, उसमें जो विशेष शब्द है उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा ऐसा उत्तर जब 180 आ रहा होगा तो अपने अंदर से आवाज आएगी नहीं 181। अब वो क्या है शब्द जिसकी वजह से आप ऐसा सा आंसर देंगे? तो उसमें एक शब्द विशेष प्रयोग होगा, वो क्या है? आई होप समझ आ रहा है? ऑल कंफर्टेबल? गॉट इट, वेरी गुड। चलो, अब इंग्लिश में एक वर्ड जब लिखा आ जाए इसी तरह के सवाल में, स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, क्या? स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, या वर्ड लिखा आ जाए बिगिन, क्या बोला मैंने इंग्लिश में? स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, या बिगिन वर्ड इस लैंग्वेज में आ जाए, तो जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही सब करेंगे आप। लेकिन जहां आपका उत्तर x आ रहा होगा तो आंसर x + 1 हो जाएगा। x मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है, तो इसके लिए लिखवाने की जरूरत है क्या? बस नोट लिखने की जरूरत है। यदि भाषा में घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई
यदि भाषा में घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, शब्द का प्रयोग होता है। यदि भाषा में घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई, शब्द का प्रयोग होता है, या एक साथ बजी, या एक साथ बजी, तो इस प्रकार उत्तर एक बढ़ जाता है। इन इंग्लिश, इफ इन द लैंग्वेज वर्ड बिगिन, इफ इन द लैंग्वेज वर्ड बिगिन और start ringing together is used, or start ringing together is used, then answer will be improved by 1. Then answer will be improved by 1. आई होप समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब जो सवाल आपने सॉल्व किया है उसी सवाल के अंदर एक आंसर आपने इंप्रूव करना है। x आया है, मतलब 180 आया है, तो 181 आंसर दे देंगे। बस वो भाषा होनी चाहिए वहां पर। जब मैं भी पीडीएफ लगा के प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी कल एलसीएम एसएम के सारे क्वेश्चन की, तब ऐसा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड ही डाला हुआ है, ताकि मैं आपको बात बता पाऊँ। ओके, तब आपको ये लिखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। सब इंग्लिश हिंदी दोनों ऑलरेडी प्रिंट में यहाँ पर होगा। तो वो मेरी तैयार है, बस मैं थोड़ा पहले बेस बना लूँ, क्योंकि मैंने एक बार ऐसी कोशिश करी, बिना बेस बनाए मैंने पीडीएफ लगाई, तो यकीन मानो 100 में से 80% बच्चों को कम समझ आया। लेकिन जब मैंने पीडीएफ लगाई तो 100 में से 95% बच्चे मेरे पीडीएफ लगाने के बाद मुझे सॉल्व नहीं करने दे रहे थे। कह रहे थे इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, क्योंकि ज्ञान हो चुका। तो पहले इस पे काम कर लेते हैं ना, फिर आगे बात कर लेंगे। हो वही तक क्लियर है? अब मैंने कहा कि भाषा के वो 3 सवाल आपको क्लियर हो गए, राइट। अब और भाषा के सवालों की बात करें तो क्या हो सकते हैं, जिसमें ये देखना पड़े कि वो एलसीएम का है या एचसीएफ का है। आप ड्राइव करते हैं, ये सुनो, आजकल चौराहे पे आपको ट्रैफिक सिग्नल पे टाइमर लगे दिखाई देते हैं। बीच में बहुत जगह लगे थे, लेकिन वो टाइमर पे प्रॉपर सब जगह काम करते रहे तो बढ़िया है, नहीं तो वो जब टाइमर काम नहीं करते तो फिर तो जाम वाम लगता है। यस और नो? तो उस टाइमर के साथ अगर हम ये कहें कि आप ध्यान से देखें, सारे के टाइम फिक्स भी नहीं है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, राइट और रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक के हिसाब से सेट करते हैं उसे। जिस तरफ से ज़्यादा आना होता है उस तरफ उसको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दे देते हैं, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक जल्दी से निकल जाए। जहाँ से कम आना होता है उसका ड्यूरेशन वो कम रखते हैं। ऐसा कुछ साइंटिफिक यूज़ वो करते हैं, उन्हें पता है कि इस रोड पर ज़्यादा चलेगा, क्लियर है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर हम कहें कि ये टाइम वाली बात है, तो पिछला क्वेश्चन आप उठा के देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम ही था 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, यस और नो। उस टाइम को भी दिमाग में याद रख लोगे तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल का जो क्वेश्चन होगा उसका संबंध भी एलसीएम से ही होगा। वहां पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि सारी बत्तियां लाल हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है क्या? सारी हरी हो जाएंगी, सारी हरी होगी तो सारे लोग लाल हो जाएंगे। एग्रीड? वो मेरी भी हरी थी, मेरी भी हरी थी, तभी तो हम दोनों लाल हैं। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं बोलेगा कि सारी हरी हो जाएंगी या सारी लाल हो जाएंगी, बोलेगा कितने समय में सभी बत्तियां अपना रंग एक साथ बदलेंगी। यस और नो? अब फर्ज कर लो कि किसी चौराहे की सारी बत्तियों के टाइमर अपना रंग कोई 180 सेकंड में बदल रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब 3 मिनट हुआ, राइट और नो? या मान लेते हैं 192 सेकंड में हो रहा है, तो फिर कौन सी आफत आ गई, 3 मिनट 12 सेकंड हो गए। यस और नो? अब उसके संग कोई सवाल जोड़ेगा तो 2 तरह के सवाल बन जाएंगे। क्या? सुबह 7:12:18 पर इन्होंने रंग बदला था, राइट और नो? उसके बाद कब बदला? तो वो तो फिर सिंपल सी बात है कि जो 3 मिनट 12 सेकंड है वो जुड़ जाएगा तो आंसर निकल आएगा। वो तो डिपेंडेंट क्वेश्चन है, वो एलसीएम का क्वेश्चन थोड़ी ना है, वो तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। क्लास 9:30 बजे शुरू हुई थी, अब क्या टाइम हो रहा है, कितने घंटे से क्लास चल रही है, ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन वाली बात है। तो हम चौराहे वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसी के साथ दूसरी वाली कंडीशन भी साथ में ही डाल देते हैं, तो ये सवाल भी एलसीएम का होगा। तो ट्रैफिक सिग्नल क्वेश्चन किसके होंगे? एलसीएम के ही होंगे। तो लिखेंगे किसी चौराहे के 4 यातायात सूचक अपना रंग ट्रैफिक सिग्नल अपना रंग क्रमशः 18 सेकंड, 30 सेकंड,
42 सेकंड तथा 60 सेकंड के उपरांत बदलते हैं। इंग्लिश तो मुझे मुझे कर रहे थे ना ट्रांसलेट। The 4 traffic signals of a cross section road, the 4 traffic signals of a cross section road change their colors at the interval of 18, 30, 42 and 60 seconds respectively. नहीं, after. Change their color at the interval of 18, 30, 42 and 60 seconds respectively, right? यदि सभी सूचकों ने अपना रंग एक साथ 7:12:18 पर बदला हो तो इसके तुरंत बाद कब ऐसा होगा? If all the signals changed their color together at 7, 12, 18, right? पूर्वाह्न लिख लो, सुबह यहां लिख लो पूर्वाह्न। If all these signals change their color together at 7, 12, 18, then at what time it will be done again? Right? At what time it will be done again? आया समझ? Means just after this. Again तो कई बार होगा, लेकिन just after this हमें निकालना है इसके। तो अब हम कहें कि माय डियर, क्वेश्चन का संबंध यह है कि 18 सेकंड में तो सारी की सारी बत्तियां अपना रंग एक साथ नहीं बदल सकती, क्योंकि जिसमें लगे ही 42 सेकंड है वो तो अपने आप लगी रहेगी, ऐसे ही टक नंबर चल रहे हैं उसके। 18 और 42 किसी जगह आके मिलते नहीं है, क्योंकि 18 और 42 किसी एक पहाड़े में दिखते नहीं है। तो इसका मतलब कोई एक लेवल होगा, कहीं तो मिलते होंगे, और वो कहीं तो मिलने का मतलब है दोनों का कोई तो मल्टीपल होगा। इसलिए मल्टीपल का कंडीशन हुआ तो सवाल फिर एलसीएम का ही रहेगा। यस और नो? तो इस सवाल को सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एलसीएम। अब इस बार मैंने एलसीएम में थोड़ी सी खतरनाक संख्याएं दे दी, तो घबराना नहीं है यार। एलसीएम में मैंने नंबर दे दिया आपको, 18 दे दिया, 30 दे दिया, 42 दे दिया और 60 दे दिया। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। 18 का मतलब 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 30 का मतलब 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 42 का मतलब 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। 60 का मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60। यस और नो? आपके सवाल का जवाब यहां से 5 दूनी 10 है। यस और नो? 7 तिया 21, 21 तिया 63 दूनी 126 है। 126 गुणा में 10 है, अर्थात 1260 क्या सेकेंड्स। अब 1260 सेकंड का मतलब है कितने मिनट हो सकते हैं भाई? 60 से भाग कर लेते हैं। जब आपने 1260 को 60 से भाग किया, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये 1260 सेकंड को मैं मिनट बना रहा हूँ। तो जब मैंने मिनट बनाया इसे, तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ये 21 क्या है? बाहर नहीं है, 21 मिनट। दिस इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। मिनट में क्यों बदला सर? भाई क्या करूं, इतने सारे सेकंड कभी लगते थोड़े ना। आपके सवाल का जवाब है जो प्रक्रिया 7:12:18 में हुई है, अब अगली प्रक्रिया 1260 सेकंड में होने वाली है, तो एग्जैक्टली कितने मिनट में होने वाली है? अगर वो एग्जैक्ट आ गया तो भैया मिनट में जोड़ दे, अगर कुछ सेकंड आते तो सेकंड को सेकंड में जोड़ देता।
तो योर आंसर मस्ट बी 7:33 पर ये सभी बत्तियां अपना रंग एक साथ बदल देंगी। बोलिए। एक साथ ही तो बदलेंगी। वो घंटियां थी, वो घंटियां थी। ठीक है, आवाज आ जाएगी, मार दूंगा तो। क्लियर? यार मेरी वाली की शक्ल 4 लोगों से मिलती हो, चारों मेरी हो गई। तुम कुछ और सोच रहे हो, मैं घड़ी की बात कर रहा हूं। क्या सोच रहे थे तुम? ये देखो, ये महंगी है, लूट लो मुझे। अबे दिख नहीं रहे। ये बहुत पुरानी बात याद दिला दी, बताता हूँ। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी थोड़ी सी महंगी थी, तो एक बंदा गाड़ी बैक कर रहा था। गाड़ी बैक करते करते मैंने हॉर्न बजाया, मेरे हाथ में सूप था, और मेरी जो बिज़नेस पार्टनर थी वो मेरे साथ साथ वाली सीट पे बैठी थी, उसके हाथ में भी सूप था। हम किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस करते करते अचानक वो जब गाड़ी बैक होती दिखी तो मुझे लगा यार ये ठोकेगा, और मैंने पूरा हॉर्न बजाया शायद वो देख ले। वो भाई साहब उसने देखा वेखा कुछ नहीं, ला के फेंडर में गाड़ी हमारी धाड़, जब उसमें ठैक से लगी तो थोड़ा सा तो गुस्सा उस समय आता था, अब तो मैं करता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं गुस्सा। मैं बाहर निकला, मैंने कहा सर हॉर्न बजाया आपने सुना नहीं, और इतनी जल्दी बैक कौन करता है, आराम से करते हैं। तो छूटते बोला मालिक से बात करा। फिर मैंने कहा भाई तू जा, क्योंकि पहले गाड़ी में डेंट लगा था। हाँ हाँ, क्या कर दो मैं, अब क्या ऐड करा है ये? तू इंग्लिश में लिख रहा है हिंदी में? अरे तू रुक जा, तू किसी एक का हो जा। पेपर किस में देगा? समझ तो बेटा, कई बार शादी के बाद दूसरी वाली आती है। चलो। वो पूर्वाह्न लिखा था, मतलब अच्छा चलो इसकी बात बताता हूँ। आपकी जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जब आपकी जॉब लगेगी तो उसमें ये पूर्वाह्न और अपराह्न का बहुत महत्व होता है। फर्ज कर लीजिए आपकी जब जॉब लगी और जिस दिन आप ज्वाइन करने गए उस दिन आप दोपहर में ज्वाइन करने गए। जिस दिन ज्वाइनिंग आपकी है आप सुबह भी जा सकते हैं, दोपहर में भी जा सकते हैं, ज्वाइनिंग है। अगर ज्वाइनिंग में ये लिखा गया अपराह्न, तो इसका मतलब है उस दिन की तनख्वाह आधी हो गई, राइट। और किसी दिन आपका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर आपने लिया और आप रिलीव हुए मॉर्निंग में ही, तो उस दिन आपके लिए बंदिश हो गई, चाहे कुछ भी हो, शाम तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जिस जगह ही भेजा है आपको। इसीलिए रिलीव शाम को होना है, जिसे अपराह्न बोलते हैं, और अगले दिन जहां पर जाके ज्वाइन करना है वो पूर्वाह्न है। अगर वो आपने पूर्वाह्न का अपराह्न कर दिया तो सर्विस ब्रेक हो गई। देखो इस बात में भी कितना ज्ञान है। यस सर नो। तो मैं क्या कह रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मालिक से बात करा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल से गरीब लगते हैं। अपराह्न का मतलब आफ्टरनून। ये जो एएम होता है ना और जो पीएम होता है, यस और नो, ये जो एएम और पीएम है इसे एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मतलब अपराह्न और एंटी मतलब पूर्वाह्न, ये मतलब है। बस छोटे छोटे ज्ञान ही तो है, पूछने में क्या दिक्कत है, पूछ लेना चाहिए, और गुरु से तो पूछ लेना चाहिए। कई बार जब लड़की लड़के से बात कर रही होती है तो वो कोई ऐसी बात कर देती है कि हम पूछते नहीं है क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, तो वहां पर चुप रह जाना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, उसे ये पता ही ना लगे कि आपको आता ही नहीं है। फिर वो बात अपने फ्रेंड सर्कल में जाके पूछ लेनी चाहिए और अगली बार जाके थोड़ा चौड़ में मिलना चाहिए, पता था। यस सर नो, कम टू द पॉइंट। आइए आगे बात करते। तो आपको ये घंटियों और ट्रैफिक वाला काम समझ आ गया, ठीक है। देखो बेटा, माइंडसेट क्या होता है।
चलो आइए बात करें। हर लम्हा सीखने को मिलता है, हर लम्हा, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं। कुछ और सवालों की बात करते हैं जहां भाषा होती है और उस भाषा में समझना होता है कि वो लघुत्तम है या महत्तम है। यस और नो? देखिए, कुछ भाषा के सवालों के साथ साथ बताने से पहले मैं कुछ और बात भी बताता हूं, वो काम आ जाएगी। हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यस और नो? जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर कहा जाता है, राइट? अब रैशनल नंबर के एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना एक समस्या हो सकती है। आप अब तक एलसीएम निकालते समय 10, 12 और 15 के एलसीएम में परेशान नहीं थे, क्योंकि हर संख्या रैशनल तो थी, P/Q की फॉर्म में तो थी, लेकिन उसको हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका डिनोमिनेटर 1 था। अंडरस्टूड? तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं हो रही थी। अब इस बात को कैसे याद रखें कि ये जो फॉर्मूला है P/Q की फॉर्म का, अगर एलसीएम निकालने का प्रॉब्लम आए तो कैसे एलसीएम निकाला जाए, तो आपको याद कैसे रखना है। मुझे बताओ कि अगर कोई टर्म x/x लिखी गई तो P/Q दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। नहीं दिखाई देगी क्योंकि कट जाएगा। अगर मैं किसी टर्म को x/y के फॉर्म में लिखूं तो P/Q दिखाई देगा, वेयर x इज नॉट इक्वल टू y। यस और नो? तो P/Q की फॉर्म में दिखने वाली टर्म में ये जब दोनों दिखाई देते हैं तब ऊपर वाला नीचे वाले से भिन्न होता है। बोथ आर नॉट सेम। यस और नो? तो भिन्न करने का तरीका क्या है? एलसीएम और एचसीएफ पूरा चैप्टर है, एक एलसीएम है तो दूसरा कौन है? तो भिन्न क्या हुआ? अगर पूछ रहा है एलसीएम तो नीचे क्या होना चाहिए? एचसीएफ। यस और नो? और अगर पूछ रहा है एचसीएफ है तो P/Q की फॉर्म, तो भिन्न कब बनेगा? नीचे क्या होना चाहिए? तो क्या समझ आता है इससे? इससे ये समझ आता है कि फॉर्मूला मत याद कर यार, वो जर्नल बात याद कर जिससे जिंदगी भर याद रहे। जैसे आपने मेरी वाइफ की शक्ल तो नहीं देखी, बट अगर आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी शादी हुई और आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं अपनी वाइफ को ला सकता हूँ। यस। अब जब मैं अपनी वाइफ के साथ स्टेज पे चढ़ूंगा तो ये सबसे पहले किसको रिकॉग्नाइज करेगा? मुझे। और कहेगा इसको क्यों लाए हो? तेरी शादी हो रही है, उसको देख जिससे तेरी हो रही है, ये मेरी है। कमाल है यार। बेटे गुरु की जो वाइफ होती है वो माँ समान होती है। हाँ। तो बात समझ आती है। चलो कोई बात। तो बात समझ आती है कि पहले मुझे समझेगा और फिर समझेगा कि मैडम ही होंगी, बात तो करते थे। यस और नो? क्लियर हुआ? तो पहले प्रायोरिटी उसको जिसको इनवाइट किया है। तो इसका मतलब है अगर P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन एलसीएम का हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ही निकलेगा। यस और नो? और क्वेश्चन एचसीएफ का हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकलेगा। भाई नीचे वालों का क्या? जो नहीं पूछा गया। यस और नो? तो फार्मूला कैसे याद हुआ? चलो आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो कोई फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले ऊपर का मान फिर नीचे का मान, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ। अब ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। जो निकालना है वो ऊपर वालों का। अब बताओ आसान हुआ क्या? जो निकालना है वो और जो नहीं निकालना है वो, बस फार्मूले दोनों याद हो गए। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। अंडरस्टूड? ओके। ये जो सिखाना है ना बेटा, इसी के अंदर 25 साल का गुण दिखाई देता है, वरना सॉल्व तो 2 मिनट में करते। भैया देखो ऐसे करेंगे, इसको ये कर देंगे, इसको ये कर देंगे, इसको कर देंगे, हो गया। आया समझ? नीचे बैठे बैठे करते हैं। कब जाएगा तू? ये सुन लो। तो और आप जब मैं जाता हूँ यहाँ से तो आपको कैसा लगता है? यार टाइम का नहीं पता लगा गुरुजी। आइए सवाल समझते हैं। इसका आंसर जब आपने निकाला तो ये क्या था? 2 पंजे 10। यस और नो? ध्यान से समझना, मैं सवाल बनाऊंगा अभी। और 12 करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 15 मतलब 5 तिया 15। तो ये जो आंसर आपका आया वो 60 आया। आपको लगता है ये 60 आया, ये 60 नहीं आया बेटा। इसके नीचे क्या था? क्या था? क्या था? तो इनके नीचे क्या है? 1, मतलब 1। बेशक से ये 60 है तो 60 बटा 1। इसका मतलब ये 1 क्या है? ये 1 एलसीएम नहीं है, ये एचसीएफ है। आई समझ? ओके। अब यहीं से ज्ञान ले लो। 15 बटा 7 है, 30 बटा 28 है,
और 45/21 है। ऐसे किसी ने कहा इसका एलसीएम निकालना है, आप घबरा रहे हो, पूछा क्या क्या निकालना है, आप कहोगे भैया निकाल देंगे एलसीएम, फॉर्मूला कैसे याद आएगा, ये दलीप सर है और ये इनकी वाइफ है, ये कह रहा वाइफ छेड़नी नहीं है, मैं परसों उसको लेके आऊंगा यहाँ, वो यहाँ खड़ी रहेगी और तू मुझे पढ़ाने देना फिर। नहीं सीरियस नहीं हो गया, उसका मन कर रहा है यार, क्या कह रहा, वाइफ छेड़नी नहीं है, छोड़ दो मेरे घर वालों को यार, है ऐसा टीचर तुम्हें मिलेगा कोई, कुछ कहता ही नहीं है, आओ जरा इसका क्या निकाले, कोई बात, मैं बुरा नहीं मानता, मेरी एक आदत बहुत अच्छी है कि लम्हों में कमाया है उसको, सदियां लगाई हैं उसने मुझसे मिलने के लिए, पता नहीं कितने दिन इंतजार किया होगा तब जाके तो मुझे मिला है, फिर कोई बात को इतना बड़ा कर दो कि वो दूर हो जाए। शब्द ना होते तो लगाव ना होता, और शब्द ना होते तो तनाव ना होता, शब्द होते बेहतर सबके पास तो रिश्तों का अभाव ना होता, तो शब्द अच्छे होने चाहिए। चलो, चाहे इसमें तुम चाहे सर की मास्टर नहीं छेड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं, आगे सवाल की बात करते हैं, क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाले को क्या निकलेगा बेटा, एलसीएम। तो एक ग्रुप बना लिया आपने, एक ग्रुप बना लिया आपने एलसीएम। और क्या निकालना है, एचसीएफ। किसका निकालोगे, ग्रुप बनाओ। अब आप कभी भूल जाओगे फॉर्मूला, कोई रटिफिकेशन रह गया दिमाग में, सवाल नहीं पता होता। 15 मतलब 3 पंजे 15, 30 मतलब 5 तिया 15 दूनी 30, 45 मतलब 5 तिया 15, 15 तिया 45। यस और नो, आ रहा समझ, चांटे लग जाएंगे। एलसीएम निकालना देख, ऊपर वाला एक ग्रुप है, नीचे वाला सब, इसको अभी क्लियर है, अब क्लियर है, अब सिर्फ यहां देख, ये आ रहा समझ भाई, यही करना है। हाँ भाई, 7 सबसे छोटी संख्या है इस समय, और 7 एक प्राइम नंबर है, क्या है। अब कभी कोई प्राइम नंबर सबसे छोटा हो जाए ना, अगर कोई सबसे छोटा नंबर खुद प्राइम हो जाए ना, तो एचसीएफ की संभावनाएं 2 ही रह जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा 7 और एक होगा 1। या तो भैया 7 से कबूल करवा लो कि सबको भाग कर दे, वरना तो एचसीएफ फिर 1 होगा। 7 से पूछा, 7 तुम 7 को भाग कर दोगे, कह रहा क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को तो कोई भी कर ही देगा। यस, कबूल है। 7 28 को कर दोगे, कबूल है। 21 को कर दोगे, कबूल है, तो फिर कबूल है भाई, खत्म हो गया। अब आपके सवाल का आंसर क्या हुआ, एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हुआ, वो हुआ 5 10 3 9 यानी कि 90/7, एंड दिस इज द आंसर, राइट। अभी रुको, सागर तो अब बाहर मंथन से निकलेगा। ये एक ऐसा मान है कि अगर इस मान को इनमें से किसी से भी भाग करोगे तो P/Q की फॉर्म में Q का जो मान है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम है ना। तो कभी कभी भाषा ऐसे बनाएगा कि आपको ऐसे समझना मुश्किल हो जाएगा। पीपल आर गिविंग द आंसर, चलो ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे कौन सी भाषा इस्तेमाल कर सकता है कि आपका दिमाग खराब कर दे। अब पूछेगा, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करो जिसको इन भिन्नों से भाग करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती हो। कैसे टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए, पूर्ण मतलब पूर्णतः पूरी तरह से भाग होने वाली। इंग्लिश में कहूंगा, फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन, राइट, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस टू प्रोड्यूस अ होल नंबर। तो नॉलेज समझो, होल नंबर क्यों। क्वेश्चन की भाषा लिखवा दो, लिखवा दूं, नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। करोगे तो क्या होगा पता है, चलो 1 मिनट। वो 15/7 तो सिंपलिस्ट ही है, उसको 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, इसको 3 से करेंगे तो 15 और 7 आएगा। यस और नो। अब 15 15 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा। आंकड़े बदल जाएंगे, हैं। अब मुझे बता, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 90/7 बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है, राइट और रॉन्ग। आपने उस समय दिमाग इतना लगाना है कि उसने आंसर ये दे रखा है या ये दे रखा है।
क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? चलूँ आगे? नहीं, ये इससे छोटा है, ये आंसर इससे छोटा है। अब इसको अगर मैं इससे भाग करूं तो मैंने जो भी कहा पूर्ण संख्या, यानी कि मैंने 15/7 को भाग किया किससे? 15/7 से, तो पूरा पूरा भाग हो गया। मैंने 15/7 को भाग किया 30/28 से, तो ये सॉल्यूशन हुआ 15/7, ऊपर चला गया 28 और नीचे आ गया 30, 15 दूनी 30, 7 चौक 28, ये भी भाग हो गया। यस और नो? पूर्णतः विभाजित तो होगा। कभी कभी क्या करता है वो सिंप्लीफाइड नहीं करता और वो आंसर ऐसा दे देता है, और आप सिंप्लीफाइड करते हो तो आपका आंसर ऐसा आ जाता है, तो सिंप्लीफाई होने से छोटा हो गया। यस और नो? तो आंसर और छोटा आएगा। तो वो प्रमाणित तो यही होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर उसे छेड़खानी नहीं कर रखी तो ये भी आंसर दे सकता है। दोनों दे रखे हो तो राइट आंसर ये है, क्योंकि इन दोनों में छोटा आया। समझ क्लियर हो गया? तो सिंप्लीफाइड कर लेना। चलो मैंने आपको परमिशन दे दी, कर लेना, क्योंकि करके आपको छोटा ही मिलेगा। मेथड सेम ही है, मेथड सेम ही है, मेथड में कुछ नहीं बिगड़ा। बस करना क्या है कि इसे सॉल्व करने से पहले अगर इसे थोड़ा सा काट लिया जाए तो ये आपको और सिंप्लीफाइड आंसर दे देगा। राइट रॉन्ग? तो जैसे 2 से भाग किया तो 15 आया और ये 14 आया, और इसे 3 से किया तो ये 15 आया और ये 7 आया। तो 15 15 15 का एलसीएम अभी तीसरा वाला देखना है। तो जब ये हमने किया तो पहला आंसर हमने माना 15/7 और इसको भाग किया किससे? 45 से, तो 45 नीचे चला गया और 21 ऊपर, तो 3 7 21, 15 तिया 45, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाया। यस और नो? बात समझ आई? तो अगर जो मैंने कहा कि पूर्ण संख्या चाहिए, अगर पूर्ण संख्या चाहिए तो फिर जो मैंने कहा वही सीखे। गॉट इट? समझ आ गया? आप एक काम करो, जो मैंने बताया वही करो आप, उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। पूर्ण संख्या, क्योंकि सारे फ्रैक्शन को उसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है, और ये तीसरा वाला हमने टेस्ट किया होता तो पहले समझ आ जाता, तो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाया, इसलिए आप उसे छेड़ना मत। गॉट इट? आए समझ में? क्लियर है? ओके, अच्छा करा तो हमने देख लिया। नेक्स्ट चलूं? एक सवाल लिख रहा हूं, उसको सवाल के तरीके से लिख लो, समझ आ जाएगा। राइट? देखो बेटा, हमारी जो क्लास है ना वो साइंस की तरह ही है, एक लेबोरेटरी है, यहीं पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहीं जो मन में आएगा यहीं सुनेंगे, कुछ नया होना होगा तो उस पर काम करेंगे। क्लियर? मना नहीं है कोई, सोचते हो सोचो। वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करो जो कि 5/18, 13/21 और 20/27 से पूर्णतः विभाजित होती हो। Find the least fraction. Find the least fraction which is exactly divisible by. Find the least fraction which is exactly divisible by. अब divisible by 5/18, 13/21 and 20/27. राइट रॉन्ग? क्या बोला मैंने? छोटी से छोटी। अब भिन्न क्यों लिखा? क्योंकि भिन्न भी नहीं की इसको, वरना मैं नंबर लिखता, यस और नो, संख्या लिखता। आपने क्या करा? इस छोटी छोटी से आपको पता लगा, छोटी मतलब एल, एल मतलब लीस्ट, तो ये क्वेश्चन किसका है? एलसीएम का। और पूर्णता विभाजित जो भी संख्या आप ढूंढ रहे हो वो किसी का मल्टीपल ही हो सकता है, तो यहां से पता भी लग जाता है कि एलसीएम का सवाल है। ओके, अब क्या करना है? आपको सर ने कहा फॉर्मूला याद नहीं करना है, इन्विटेशन एलसीएम का है तो ऊपर वालों को समेट लो, तो एलसीएम निकाल लो। किसका? ऊपर वाली संख्याओं का, यानी कि 5 का, 13 और 20 का। यस और नो? निकाल लो इसका एलसीएम। तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, और 5 को 20 बनाओगे तो 4 से गुणा करोगे, यानी कि 2 दूनी 4। यस और नो? बोलो। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालोगे बेटा? 18 का, 21 का और 27 का। अब यहां सीखने वाली बात है, जो लोग नए हैं, दो संख्याएं इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं? 18 और 21। तो एलसीएम
निकालना सीख ही गए हो। एचसीएफ का फास्टेस्ट तरीका क्या है? द नंबर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दोज। यानी कि 18 और 21 के बीच में जो गैप है वो 3 है, और 3 एक ऐसा गैप है जो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि आपका एचसीएफ या तो 3 होगा या फिर 1 होगा। यस और नो? तो आप 3 से बोलो भाई तुम डिफरेंस हो, तुम बताओ क्या तुम तीनों संख्याओं को भाग कर सकते हो? बोलो। 3 ने बोला यस यस यस, और हमने कहा फिर ठीक है भाई, बोलो क्लियर है। एंड देन यू गॉट योर आंसर दैट इज इक्वल टू 5 में 10 13 26 यानी कि 260 बटे में 3, एंड दैट इज द लीस्ट फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज। ये है वो सबसे छोटा भिन्न जो इन समस्त भिन्नों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आ रहा है समझ में? राइट? यकीन मानो आप अपने आप को ना 1 महीने बाद फील करना कि आपको गणित में कितना प्यार हो गया। चीजें ऐसे खुल खुल के बिखरेंगी आपके सामने कि किताब में जब घुसोगे तो आप कहोगे यार इतना तो कभी सोचा नहीं था कि इतना इसके बारे में सुन लेंगे हम। और जितना समझ लोगे किसी को, जितना ज़्यादा, उतना ही वो सरल हो जाता है। राइट? चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो सवाल हो, बस समझ आ जाना चाहिए। क्लियर? और खुद ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, कभी कभी चुप रहकर भी समझना होता है। आगे चले? कोई दिक्कत? अब आगे बात करते हैं। हाँ, आपको गुस्सा आ रहा है और आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आंखों का प्रयोग करो ना। यस और नो? उसमें शब्द नहीं होते लेकिन भाषा पूरी होती है। राइट रॉन्ग? ये ज्ञान हो गया तुम्हारे लिए आज। अगला सवाल इसी तरीके का होगा, भाषा से ही जोड़ के बनाते हैं। वह बड़ी से बड़ी भिन्न ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी भिन्न ज्ञात करो जिससे, जिसे नहीं, जिससे 5/12, 10/18 और 15/20 को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। Find the greatest fraction. Find the greatest fraction which can exactly divide 5/12, 10/18 and 15/20. Don't simplify it. Okay? क्या करें? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास है, क्या पूछा? बड़ी से बड़ी, जिसका मतलब है हाईएस्ट। एंड दिस वर्ड क्लियर्स यू द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एचसीएफ। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो सबसे पहले ग्रुप बनाओगे एचसीएफ के लिए 5, 10, 15 का, और इनका एचसीएफ निकालोगे। बताओ ये तीनों संख्याएं किससे भाग होती हैं? 5 से। और फिर निकालोगे एलसीएम का ग्रुप 12, 18 और 20। एलसीएम निकाल रहे हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 तिया 18, 2 दूनी 4 पंजे 20। द फाइनल आंसर इज एचसीएफ अपॉन एलसीएम, एंड दैट मस्ट बी 5/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, एंड 5 से 5 कैंसिल हो गया। दिस आंसर इज 1/36। ये फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा जो सही मायने में इनको पूरा पूरा भाग कर देगा। आ रहा है समझ? गुड़िया पहली बार सुन रही है बेटा, समझ आ रहा है? ठीक पढ़ा रहा हूं? ये क्या जो कट गया तो उसे काट दो, अंत तो कर सकते हो ना। द एंड इज पॉसिबल, स्टार्टिंग में नहीं। जो उसने दिया उसको हाथ मत लगाओ। राइट? जब मेरी शादी में दहेज में फ्रिज आया तो हमने अपना फ्रिज बेच दिया, दहेज वाला बेचने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये सुनो, फिर जब शादी के 7 साल पूरे हो गए फिर मैंने बेच दिया, क्योंकि अब कोई आरोप लगेगा नहीं। फिर मैंने बड़ा वाला कर लिया, फिर कलेश नहीं थे। चलो, आया बात समझ में? एनी हो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है? तो आपने ये भी सीखा होगा आज किसी क्लास में। आप बोल सकते हो सर अगर आपका पेन खो गया है तो आप एक पेंसिल मंगा लो जिसके हेड में रबड़ होता है। राइट? सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है?
होता है, आपका प्रयास कम होता है, इसलिए सोल्यूशन नहीं होता है। प्रयास तो पूरा करो। नहीं बेटा, उसमें शार्पेज होगी, फ्रंट में उसके कलर होगा, और ब्रश होता है, ब्रश इससे ज़्यादा शार्प नहीं, वो स्मूथ नहीं हो सकता, इसलिए उसका इस्तेमाल करते ही इस पर पता नहीं कहाँ कट लग जाए, पूरी 2 लाख रुपए की ऐसी हो जाए। आगे चले, चलूँ आगे, ठीक। ये उंगली पे भी रिस्क है, इसको यूज़ करना। हाँ, तू अभी गरीब समझ रहा है, मैं वो तेरे ऊपर लगा, वो भी 1 लाख रुपए से कम नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं। हमारे देश की टेंडेंसी है, पता है, जो सुंदर ना हो ना उसे सबसे पहले तो गरीब समझते हैं, और दूसरा गवार, और जो सुंदर हो उसे बाय डिफॉल्ट समझते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होगी, और पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सब, ये बाय डिफॉल्ट हमारे ना फिनोमिना ऐसा हो गया सिस्टम का। मैं जब, मेरे पास गाड़ी अच्छी वाली है, तो जब मुझे मर्सिडीज़ का ट्रायल लेना है, तो मैं जिस गाड़ी से उतरा हूँ उससे उसका बहुत रिएक्शन है, बहुत रिएक्शन है। मैं बाइक पे गया, मैं भाई साहब BMW देखनी है, तेरा फिर देख ले बहुत बड़ा रिएक्शन आ जाता है, फैक्ट है ये सर नो। तो सिस्टम हो गया ऐसा, क्या है, कोई किसी को पहले से ही प्री कैलकुलेट कर लेता है। तो तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, इधर मेरा वक्त बदलेगा, उधर तुम्हारी राय बदल जाएगी। ये सुनो, चलो आगे बात करते हैं, अगला सवाल। जिसको ना समझ आया उसे वाह करनी चाहिए, क्योंकि वो ना पकड़ा जाए, कुछ समझ नहीं आता इसे। आगे चलते हैं। तेरे को समझ आया इसका मतलब? इसका सार ये, दूसरों पे काम मत करो, खुद पे काम करो, दूसरे तो खुद आ जाते हैं। ये सुनो, चलो यहां तक समझ आ रहा है? बढ़िया। अब एलसीएम एचसीएफ की कुछ और सवालों की बात करें तो कैसे पता लगे कि वो सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है? देखिए, डेली वेजेस समझते हो, जो रोज मिलती है। अगर हम एक आदमी से कहें कि भैया हमारे यहां 25 दिन के लिए काम करेगा, तो बोला क्या देगा? मैं कहा 400 रुपये ले ले भाई, ये तेरी डेली वेजेस हो गई और ये तेरे डेज हो गए। बोल मंजूर है? कह हाँ ठीक है सर, कितने हो गए? इसका मतलब है मैं उस आदमी को 10,000 रुपये की तनख्वाह पे रख रहा हूं। अब वो ऐसा आदमी थोड़ा ना कि 25 दिन आ जाएगा, वो आया 17 दिन, हमने दिए उसे 400 के हिसाब से, 17 चौके 68। यस और नो? अब मुझे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति को अधिकतम दैनिक मजदूरी पर कुछ दिनों के लिए रखा गया जिसका कुल वेतन 10,000 रुपये मिलना था, राइट? परंतु उस व्यक्ति के अनुपस्थित होने के कारण उसी दैनिक मजदूरी के साथ उसे केवल 6,800 रुपये का भुगतान किया गया। यस और नो? ये लैंग्वेज बन रही है ना? तो क्वेश्चन क्या राइज होगा? हाउ मेनी डेज ही वॉज एब्सेंट? वो कितने दिन अनुपस्थित रहा? सुन लिया करो बेटा, अगर आप आईएएस की क्लास में होते ना तो आप जितना ज़्यादा सुनते उतना ज़्यादा सीखते हैं। बीच में इंटरप्ट नहीं करना क्योंकि फ्लो होता है। तो मैंने कहा कि 10,000 देने थे, अनुपस्थित रहने की वजह से 6,800 दिए गए। तो क्वेश्चन राइज हुआ, प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी अधिकतम कितनी थी? यस और नो? और दूसरा प्रश्न पैदा हुआ, कितने दिन अनुपस्थित रहा? तो ये सवाल इस कॉमन फैक्टर की वजह से हाईएस्ट वैल्यू है अधिकतम दैनिक मजदूरी, और यही हाईएस्ट उसकी डेली वेजिंग है, और यहीं से उसका क्वेश्चन बनता है, वो एचसीएफ का सवाल बन जाता है। किसका बन जाता है? अब सवाल समझते हैं। आपको साफ पता लग रहा है कि ये आदमी कितने दिन नहीं आया? 8 दिन। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ एब्सेंट की बात करें, एब्सेंटी की बात करें, तो वो 8 दिन हो गए। अब इस 8 दिन तक को निकालने के लिए अगर मैं आपसे लॉजिकली बोलूं कि जिस आदमी को 10,000 मिलने थे, मिले कितने? 6,800। तो क्या नहीं मिला? 3200। अब भैया 3200 से अगर ये क्लियर करना चाहें कि वो 8 दिन आएगा, तो 400 तो कहीं से दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना? तो 400 भी तो दिखे कहीं से कहीं। 8 तक पहुंचने के लिए 400, और 400 यहां होगा क्यों? क्योंकि 400 के मल्टीपल में तनख्वाह मिली होगी। यस और नो? तो सवाल पैदा होता है कि 10,000 का और 6,800 का यदि मैं एचसीएफ निकालने लगूं तो दोनों में 100 का मल्टीपल तो पहले ही दिख रहा है। यदि अगर मैं दोनों को कहूं कि ये मिनिमम 100 तो है, तो अगर इसे 100 से भाग करूंगा तो ये 100 बचेगा, और इसे करूंगा तो 68 बचेगा। और अभी भी अधिकतम शब्द की वजह से 100 और 68 4 से भाग हो सकते हैं। यस और नो? अगर मैं उसे और 4 से भाग कर दूं तो वो 4 यहां आ जाएगा। यस और नो? अब आप कहोगे द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज
400 which can divide 10,000 and 600, 6,800. Yes or no? तो ये सवाल किसका था? ये एचसीएफ का सवाल था, लेकिन पढ़ने में समझ ही नहीं आएगा कि एचसीएफ का सवाल है, क्योंकि दैनिक मजदूरी घुसी हुई है और लगता है कि हम वर्क एंड वेजेस के किसी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है गणित, ज्ञान साफ साफ दिखाई दे और फिर भाषा में आए तो भाषा सरल हो जाती है। अब सवाल लिख लो। अंडरस्टूड है? किसी और की भी क्लास अटेंड करो यार, मैथ्स की ना, मैं तो खुद के बोलता हूँ खुल के, मुझसे पढ़ के किसी और से भी पढ़ो, फिर आपको पता लगेगा कि आपको क्या मिल गया। राइट? वो जब चली जाती है अपने घर तो समझ आता है वो घर में रोज होती थी। यस और नो? क्योंकि मैं जब घर पहुंचता था तो थाली में रोटी होती थी। गॉट इट? बात समझ आया? वरना वो चली जाए तो पता लगता है क्या बनाऊं चल आज रहने दे यार खाया खाया नहीं तो नहीं खाया। सवाल लिखो। एक व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अधिकतम दैनिक मजदूरी दूरी पर नियुक्त किया गया, जिसका कुल भुगतान ₹10,000 होना था। A person was appointed on maximum daily wages. A person was appointed on maximum daily wages, right? Where he had to get ₹10,000. Where he had to get ₹10,000 for certain number of days. For certain number of days. परंतु अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल ₹6,800 ही दिए गए। But he got only 6,800 due to absence of certain number of days. Due to absence of certain number of days. बताइए अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? फाइंड द मैक्सिमम डेली वेजेस एवं वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। And also find the number of days when he was absent. And also find the number of days when he was absent. लिख लिया? इस सवाल को पढ़ के कहीं से समझ आ रहा है कि ये एचसीएफ एलसीएम का सवाल है? तो डेली वेजेस एक कॉमन वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई करके तनख्वाह बनती है। जितने दिन आएगा मल्टीप्लाई वही अमाउंट होगा। पूरे दिन आएगा तो भी मल्टीपल उसका होगा, जितने दिन नहीं आएगा उसका भी उतना ही मल्टीपल से कटेगा, और जो दिया है वो भी मल्टीपल से बनेगा। तो वो डेली वेजेस ही एचसीएफ है। यहां से पता लगा। और वो अधिकतम लिखते ही समझ आ गया, अधिकतम मतलब हाईएस्ट। यहां से हाईएस्ट हो गया। अब वो फैक्टर क्यों है? वो फैक्टर इसलिए क्योंकि वही तो फैक्टर है पेमेंट करने का। आया समझ? अब ये लैंग्वेज आपको समझ आ गया कि ये भाषा कैसे पकड़नी होती है।
ज्ञान तो वैसे ही क्लियर हो जाता है जब वह उदाहरण के साथ आता है, फिर तो प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं बचता, बस आपको हल करने का तरीका पता हो। अब HCF निकालने की बात आई, आपको देखना है कि आपके पास कितने रुपए दिए गए, 10,000, और ये क्या है 6,800। क्लियर है? सवाल को हल करने का तरीका क्या है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 100, यस और नो। अगर दोनों में 100 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या 100 और 68। फिर देखा सर अभी भी दोनों इवन नंबर हैं, दोनों अभी भी भाग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम किससे भाग हो सकते हैं, 4 से। हमने दोनों को 4 से भाग कर दिया, यहां जैसे ही 4 डाला तो ये हो गया 25 और ये रह गया 17, यस और नो। अब देख रहे हैं यार ये कोप्राइम हो गए, इसका मतलब अब ये और भाग नहीं हो सकते, सहभाज्य की स्थिति आ गई है, तो इनमें 1 से ज्यादा कुछ निकलना नहीं है, तो ये उसके मैक्सिमम डेज हो गए, ये उसकी ड्यूटी डेज हो गए, और ये इसका डिफरेंस हो गया एब्सेंट, एब्सेंटी हो गई कितने दिन की, 8 दिन की, और ये उसकी मैक्सिमम डेली वेजेस। आया समझ, क्लियर है, मजा आया? और हम क्या एज्यूम कर रहे थे, तो प्री एज्यूम मीन्स रॉन्ग कैलकुलेशन। प्रैक्टिकली परफॉर्म, सी द डेटा, डू एनालिसिस एंड देन रिवर्ट। ओके, ये लाइफ में भी किया करो। आज की क्लास का ज्ञान तो आपको मिल गया होगा। एक ज्ञान की बात बताता हूं, एक गुरु से इसका शॉर्ट बनाइए, राइट।